नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं राणा यशवंत द फ्रंट पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरे साथ संजय जी हैं और हम दोनों कोशिश करते हैं कि बिहार के चुनाव के दौरान जो बड़े सवाल हैं या लोगों के बीच में जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जा रही हैं, उनमें से किनका रास्ता या किनका पत्ता ज़्यादा मजबूत है या वो कारगर हो सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सके और अनुमान लगाने का आधार वाजिब हो। ये चुनावी सरगर्मी बिहार में लगातार परवान चढ़ती चली जा रही है। प्रधानमंत्री की रैली है पूर्णिया में। उससे पहले बिहार के भीतर पूर्णिया में ही तेजस्वी यादव ने 24 घंटे पहले वहां के सरकारी अस्पताल का मुआयना किया और ये बताया कि इस अस्पताल में कुछ भी नहीं है। आम आदमी के इलाज के लिए जितनी जरूरी चीजें होती हैं, उससे ये पूरा का पूरा अस्पताल जो है वो बेदखल है ही नहीं। तो लोग बिस्तर पर नीचे फर्श पर लेटे हुए हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, बदहाली है, बदइंतज़ामी है। यह सब कुछ उन्होंने नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उस ज़िले के सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया है, जहाँ प्रधानमंत्री की रैली होनी है। और नीतीश कुमार की सरकार अपने वोट बैंक को दुरुस्त करने के लिए, साधने के लिए, बांधने के लिए अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार किए हुए हैं। अगर इस बार देखें तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे अपनी सरकार के बूते लोगों तक पहुंचने की जो तैयारी में दिख रहे हैं, जिस तैयारी में दिख रहे हैं, वो तैयारी बाकी चुनाव से बहुत अलग आपको नजर आएगी। और इस बार जो जोर है वो महिलाओं पर है। महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में चुनाव बूथ पर पहुंचाया जा सके, वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट कर सकें, यह सुनिश्चित करने का काम सरकार कर रही है। और यह सुनिश्चित करने की खातिर सरकार ने अपनी तमाम योजनाओं के ज़रिए महिलाओं तक पहुंचने और महिलाओं तक जाने के रास्ते में जितनी भी महिला कर्मचारी हैं, उनको लगाने की व्यवस्था कर रखी है। इसलिए महिलाओं की राय, महिलाओं की तादाद इस बार वोटर के तौर पर बढ़ेगी क्या? और तीसरी बात ये है कि महिलाओं की संख्या बढ़ती है तो उससे नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार को फायदा होगा क्या? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज मैं और संजय जी आपके बीच में हैं। संजय जी, ये कई दफ़ा आपने मुझसे कहा कि जो महिला वर्कर्स हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी की हों या आशा वर्कर्स हों या दूसरे महकमों में जो महिलाएँ हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा महिलाओं को कितना हो रहा है और महिलाएँ नीतीश कुमार की सरकार के ज़रिए कितना सशक्त हुई हैं, यह बताने के लिए और इस सरकार के हक में वोट करने के लिए महिलाओं की ही फ़ौज नीतीश कुमार ने तैयार की है। ज़रा इसको विस्तार से बताइए। अगर नीतीश कुमार जी के कालखंड को देखा जाए 2005 से लेकर के 2025, हम लोग हुँ, अगर उसको देखें, 5 में इन्होंने क्या किया, पंचायतों में रिजर्वेशन दिया। 6 हुँ, में आकर के ये रिजर्वेशन देते हैं, सॉरी 6 में रिजर्वेशन दिया रिज़र्वेशन। पंचायतों में हुँ, और 7 में नगर निकायों में, मतलब राजनीतिक भागीदारी उनको। हुँ, उसके बाद साइकिल पोशाक योजना, कि हर लड़कियां, हम लोग भी जब गांव से गुजरते हैं और हाई स्कूल में उन बेटियों को जब साइकिल पर बैठ के कतारों में जाते हुए देखते हैं, तो निश्चित रूप से एक सुखद तस्वीर तो लगती ही है हुँ, कि ये कॉन्फिडेंस आया है। और उसके बाद पोशाक की योजना, आगे बढ़ते हैं नीतीश कुमार और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से 60,000 करोड़ रुपया का लोन लेकर के हुँ, जीविका दीदी समूह का गठन किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप का। हुँ, अब वो एक बड़ी ताकत बनी हुई है। 10,63,000 तो ग्रुप है उनके और उनकी संख्या अच्छा। है 1,34,00,000। 1,34,00,000 जीविका दीदियां। हुँ, बिहार में महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत तस्वीर पेश कर रही है, हुँ, जिसके बारे में वो क्रेडिट देती है कि अगर हम स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने, तो कहीं ना कहीं से मेरे पीछे नीतीश कुमार की ताकत लगी, तब हुँ, जाकर के लिए। हुँ, अब उन्हीं जीविका दीदियों को एक और जिम्मेवारी दे दी गई है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए अपने अधिकारों के प्रति, कि हुँ, भाई 59 पॉइंट कुछ परसेंट वोट तो महिलाओं ने दिया, 10 में तो 60% ने दिया था, थोड़ा 15 में घटा था उनका प्रतिशत, लेकिन फिर 2020 में और अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा जाए तो उनके आंकड़े वही 59 के करीब हो गए, जबकि हुँ, बिहार में पुरुष मतदाता अधिक है। ठीक है, हुँ, पुरुषों का
बूथ तक नहीं पहुंचने के पीछे का एक बड़ा कारण माइग्रेशन भी माना जाता है कि महिलाएं तो बिहार में ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, पुरुष तो बाहर रहते हैं, और इसकी वजह से हो सकता है कि मतदान का प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को अधिक मिलता है। लेकिन अगर ये नजर है सरकार की कि वो जो 40% महिलाएं जो बूथों तक नहीं पहुंच पाती हैं, अपना मतदान का अधिकार नहीं प्रयोग कर पाती है, तो क्या उन महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाए? और ये जिम्मेवारी दी गई है सेल्फ हेल्प ग्रुप वाली जीविका दीदियों को, आंगनबाड़ी सेविका को, आशा वर्कर को, और सुपरवाइज करने की जिम्मेवारी दी गई है सीडीपीओ कि क्या जीविका दीदियां अगर जाकर के वो जागरूक कर रही हैं कि भाई आपको एक बार तो मतदान का अधिकार मिलता है अपनी सरकार चुनने की, आप क्यों बूथों तक नहीं जा पाती हैं? आपको जाना चाहिए। और साथ ही जो योजनाएं उनके हित में, उनके हिस्से में आई है, उन योजनाओं को लेकर के मैं परसों गांव गया हुआ था, और गांव में कई ग्रुप के लोग थे, क्योंकि जो सामूहिक समारोह होता है उसमें तो सारे लोग शामिल होते हैं, तो मैंने अलग अलग ग्रुप के लोगों से थोड़ी बातचीत की नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के। कुछ महिलाओं से मैंने बात की कि ये जो योजनाएं आई हैं इसके कितने फायदे आपको दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। तो जो बुजुर्गों की आंखों में मैंने चमक देखी, जिसकी चर्चा आपने किया था पिछली बार, कि उन्होंने कहा कि अब मुझे दवा के लिए अपने बेटों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, सरकार ही इतना इंतजाम कर दी है कि मेरे जनरली तो जो डिजीज है वो ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के ही लोग पेशेंट, तो ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की दवा का पैसा तो सरकार अब हमें दे देती है। मतलब वो अपनी लाइफ के प्रति सिक्योर दिखे, और उनकी आंखों में मुझे चमक दिखी। महिलाओं के बीच में मैंने देखा कि वो 10,000 रुपए की चर्चा है, कि वो 10,000 रुपए की राशि जो सरकार दे रही है हमें इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रोजगार के लिए, और अगर हम बेहतर करेंगे तो और 2 लाख रुपए की राशि देगी सरकार। इस बात को लेकर के सरकार की प्रशंसा करते हुए मैंने देखा, और मैंने अलग अलग ग्रुप की महिलाओं से बात किया। थोड़ी मेरी रुचि हो गई कि मैं जब गया ही था, मेरे पास समय था, तो थोड़ा मन टटोलने। तो मैंने देखा कि वो जो उनके अंदर में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कि हम बेहतर कर सकते हैं, और हमारे पास थोड़ी पूंजी अब सरकार दे रही है हमारे खाते में, तो हम उस पूंजी के भरोसे बेहतर कर सकते हैं। ये जो ताकत मैंने देखी, और वो जो लड़कियां जो साइकिल से स्कूल जाती थी, अब वो लड़कियां ग्रेजुएट कर गई, पोस्ट ग्रेजुएट कर गई, कुछ तो लड़कियां शिक्षिका बन गई है, कुछ पुलिस बन गई है। तो उन लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई कि भाई तुम्हारे अनुभव क्या है? तो उनके अनुभव भी मैंने जब साझा किया, शेयर किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि शायद ये सरकार नहीं होती तो हमारी पढ़ाई तो 8वीं के बाद ही पिताजी बंद करा देते थे। अब हम 10वीं तक पढ़ पा रहे हैं, अगर हम आगे बढ़ पाए, टीचर बन पाए, पुलिस बन पाए, कुछ लड़कियां तो सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर ये अवसर मिला तो ये सरकार का योगदान है, ये हिम्मत तो सरकार ने। तो मैंने देखा कि महिलाओं के बीच में नीतीश कुमार हैं, और उनके स्वास्थ्य की कोई चर्चा नहीं है गांव में। इलीट क्लास में, शहरों में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा है, गांव में नीतीश कुमार के काम की चर्चा है। वो 125 यूनिट बिजली की चर्चा है, जिसमें कई ग्रामीणों ने कहा कि मेरे पास है ही क्या, 3-4 बल्ब मैं जला लेता हूँ, 1 या 2 पंखे से मेरा काम चल जाता है, सरकार ने बिजली फ्री कर दी है, तो हमारे हिस्से में रोशनी भी आ गई, और तनाव से भी सरकार ने हमें मुक्त कर दिया। तो ये जो महिला वोटर जो करीबन 59-60% के लगभग में वोट कर रही हैं, उनका प्रेजेंस है बूथों तक। अगर 10%, 20% भी वोट अगर महिलाओं का बढ़ जाता है, और वो महिलाएं अगर निकलती हैं घरों से बूथों पर, तो मैं कई बार चर्चा आपसे कर चुका हूं कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में प्रतिशत का अंतर 0.3 का था, जो 2020 का विधानसभा का चुनाव। ये 5%, 10% महिलाएं अगर निकल जाती हैं, ट्रेडिशनल हो सकता है कि उनके मन में भी सरकार के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी चल रहा होगा जिसको वो नहीं डिस्क्लोज की, या हो सकता है कि सरकार की योजनाओं को लेकर के अति उत्साहित हों। लेकिन अगर महिला वोटर का प्रेजेंस बूथों तक बढ़ा, अगर 60% से जगह 70% हो गया, 80% हो गया,
और जिनको टास्क दिया गया है, जो खुद खड़ी हुई है, खुद स्वावलंबी बनी है, 1 करोड़ 34 लाख की आबादी, बड़ी आबादी होती है, जो वोटर की आबादी है, वो जीविका दीदियां जो हैं वो हर जगह मौजूद है, आशा वर्कर हर जगह मौजूद है, ममता दीदी हर जगह मौजूद है, आंगनबाड़ी सेविका हर जगह मौजूद है। और अगर हर घर में जाके उस परिवार को बताती है कि भाई आप मतदान तो कीजिए, अगर महिला वोट का प्रतिशत बढ़ा बिहार में 5%, 10% भी बढ़ गया, तो शायद ये वोट गेम चेंजर साबित हो जाएगी। ये और ये बहुत बड़ी बात संजय जी कह रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 2006 में पंचायतों में, 2007 में नगर पालिकाओं, नगर निगम में महिलाओं की हिस्सेदारी तय होती है, उनके लिए आरक्षण आता है। 2005 में जो लड़की 10वीं में होगी, आज वो 35 साल की होगी। 2022 में जो लड़की 10वीं पास की होगी, वो 18 साल के वोट देगी। 2005 से लेकर 2025 के बीच में 18 साल से लेकर के 35 साल की वो महिलाएं, जो अभी या तो वो 10वीं पास कर गई हैं या फिर वो अपने घरों में खुद को बेहतर मानती हैं। उनके भीतर एक भाव है कि मेरे पहले मेरी माँ या मेरी बुआ की जो स्थिति मेरी नहीं है। वो स्वाभिमान उनके भीतर है, स्वावलंबन उनके भीतर है और सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास से भी भरी हुई हैं। क्योंकि अब वो जो आरक्षण था, उस आरक्षण के ज़रिए महिलाएँ सत्ता में आईं, स्थानीय लोकल लेवल पर भी आईं, लेकिन वो आईं। उनके लिए अलग-अलग योजनाएँ आईं, उन योजनाओं से अपने पैरों पर खड़ा हुईं। घर के भीतर उनका अपना वज़न बढ़ा और उनको खुद से फैसले लेने की गुंजाइश दिखी। उन महिलाओं ने पहले की महिलाओं के मुकाबले अपने को ज़्यादा बेहतर और आज़ाद स्थिति में पाया। अब जब वो, जैसे संजय जी कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ हैं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का हिस्सा हैं। उन महिलाओं के अलावा अब 10,000 रुपए अगर हर घर में, हर महिला को, एक महिला को हर घर में मिल रहा है। अब 10,000 रुपए से आप अपना कोई भी कारोबार, रोज़गार शुरू कर सकती हैं। अगर आपके कारोबार, रोज़गार में बेहतरी है, बरकत है और आपने दिखाया कि हाँ, हम बेहतर कर रहे हैं, तो आपको 6 महीने बाद 2 लाख रुपए और मिल सकते हैं। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जितना कुछ किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरे देश में किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर इतना कुछ नहीं किया होगा और महिलाओं ने इसीलिए लामबंद होकर नीतीश कुमार के हक में वोट किया है। चाहे वो शराबबंदी का हो या महिलाओं को समाज के भीतर बेहतर स्थिति में लाने की तमाम योजनाएं हों। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने जो महिला सशक्तिकरण है बिहार के भीतर, उन्होंने इसको किया है। मुझे लगता है कि इसलिए प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार से हमारे 10 सवाल हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार को हम ये नहीं कह सकते नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हैं या किसी दूसरे नेता के साथ उनकी तुलना आप नहीं कर सकते हैं। वो साफ-सुथरी छवि के इंसान हैं, वो बेईमान, करप्ट नहीं हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार अपने बूते, अपनी सरकार के ज़रिए जो कुछ भी बिहार का कर सकते थे, वो नहीं कर सके। नहीं कर पाने के सवाल तो हो सकते हैं, जैसे तेजस्वी यादव ने दिखाया कि अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं, स्कूल के अस्पताल बहुत बुरे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ चीज़ें बहुत बेहतर की हैं। उसमें विमेन जो सशक्तिकरण है, इमेंसिपेशन जिसको कहते हैं, जिसको जिसको उनको मुक्तिकरण की बात कहते हैं, वो नीतीश कुमार ने शायद ऐसा किया है जो इतिहास में बार-बार याद किया जाएगा। और संजय जी कह रहे हैं, संजय जी एक बात मुझे बताइए, चूँकि 10,000 का मामला है, आप अब घूम रहे हैं, अलग-अलग जगहों पर जा रहे हैं, अभी आप फिर एक यात्रा पर निकलने वाले हैं इस बातचीत के बाद। जी। लोगों से बातचीत में खास करके मैं उनकी बात कह रहा हूँ जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर वाले जिनको पेंशन मिल रही है, या फिर आशा वर्कर हैं जिनका मानदेय बढ़ गया है, या फिर ये महिलाएँ हैं जो 10,000 रुपए ले रही हैं। ये एक बड़ा वोट बैंक है। ये वोट बैंक बूथ तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कैसे पहुँचेगा? क्योंकि 60% से ज़्यादा मैंने कभी देखा नहीं। वो 2005 से लेके 2025 तक महिलाएँ मैक्सिमम गई हैं, 60 साढ़े 61% के आस-पास गई हैं। अगर ये 65-67% भी हो जाता है, तो नीतीश नीतीश कुमार की सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना कमोबेश आप तय मान के चलिए। लेकिन ये होगा कैसे? देखिए, अवेयरनेस जैसे ही आएगा, चूंकि सड़कें अच्छी बनी हैं, बूथ उनके घरों तक पहुंचा है। हुँ, कभी महिलाएं बूथ तक इसलिए नहीं जाती थी, हम लोग उस कालखंड के गवाह रहे हैं जब बूथ लूट लिए जाते थे, उनको बूथों तक पहुंचने से रोक दिया जाता था, हुँ, एक भय का वातावरण पैदा किया जाता था। और खास करके महिलाएं, लगता था कि कौन जाए। बिल्कुल, मैं तो देखा हूं कि अपने घरों में भी पुरुष जाते थे मतदान करने, महिलाओं को वो रोक देते थे कि नहीं तुम मत जाओ, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी लफड़ा हो स्थिति जाए।
हाँ, उत्पन्न हो जाए, जिसकी वजह से असहजता न हो जाए। अब तो मैं देख रहा हूं कि महिलाएं पुरुषों को कह रही हैं कि आप क्यों घर में हैं, जाकर के वोट कीजिए, मतदान कीजिए। महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। मैं आपको बड़ी ये से बता रहा हूं कि महिलाओं का जो मैंने देखा राजनीतिक सोच, उनके विजन, उनके बात करने के अंदाज, वो सब बदलते हुए मैंने देखा। जब नीतीश कुमार ने इनको राजनीतिक भागीदारी सौंपी तो वो अपने पति के साथ ब्लॉक में जाती थी, अपने पति के साथ जिला हेडक्वार्टर में जाती थी। आज महिलाओं के साथ उनके पति नहीं जाते थे, जिसके लिए शब्द दिया जाता था मुखिया पति, मुखियापति, हाँ। पति। अब वो पति पद हट गया, अब वो महिलाएं इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो खुद जाती है। तो मैं मानता हूं कि वो महिलाएं पहुंचेगी, सड़कें अच्छी बनी है। मैं एक वाकया शेयर कर रहा हूं। मैं जा रहा था, पटना गया रोड पर ही, और जब लेन की सड़कों पर मैं गुजरा, एक बड़े डॉक्टर जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट रहे हैं, वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये तो लग रहा है कि गुजरात में हम लोग चल रहे हैं। हम कहे कि सड़क तो बिहार की है, अब आपको गुजरात का अगर सेंस आप कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो सड़क अच्छी बनी है, बिजली हर घरों में। अब लालटेन तो मुझे नहीं दिखता है, गांव का कोई घर में लालटेन मुझे अब नहीं दिखता है। अब उसको एंटीक के तौर पर सजा करके लोग रखे, वो अलग बात है, लेकिन बल्ब की रोशनी अब दिखती है गांव में, हर घरों में, वो गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, किसी का। और तीसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोग जिस चर्चा को कर रहे हैं, बिहार 90 से लेकर के इस कटु सत्य को बोलने में मुझे कोई ये नहीं है कि इसको बांटा गया, सोशल इंजीनियरिंग का शब्द गढ़ा गया, लेकिन वर्चुअली बांटा गया इसको जातियों, और जातियों में बांट करके अलग अलग छत्र पैदा हुए जातियों के, और उन्होंने अपने वोट बैंक की ताकत दिखा दिखा करके पार्टियों से टिकट लिया। छोड़ दीजिए राज्य का भला, उन्होंने अपनी जाति का भी भला नहीं किया। अगर अपनी जाति का भी भला करते तो शायद बदलता हुआ बिहार दिखाई पड़ता। यशवी जी पूर्णिया पूर्णिया की तस्वीर का वर्णन कर रहे हैं, भाई ये तो स्वास्थ्य मंत्री रहे थे ना, इनके कालखंड में भी तो बेड पर कुत्ते पड़े हुए थे। कोवाक्स मशीन जो आईजीआईएमएस पटना में रखा हुआ था वो खुला था क्या? वेंटिलेटर जो कोरोना के काल में जो आए थे उसके सील टूटे थे क्या? उस दृश्य का गवाह मैं रहा हूं। इसलिए पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर और सुपर स्पेशलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति है वो अवगत मैं हूं। ठीक है, नीतीश कुमार जी से चीजें वहां छूटी है, इस कटु सत्य को भी मैं मानता हूं, लेकिन हर कालखंड में डिटोरिएशन होते रहा और एक छोटे प्राइवेट अस्पताल पर लोग भरोसा किए, गवर्नमेंट के बड़े मेडिकल कॉलेज में जाना उचित नहीं समझा। मैं मानता हूं कि सरकार से यहाँ चीजें छूटी है, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर सरकार गिरेगी, इस सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कास्ट को अगर डाइल्यूट किया महिला वोटर को पोलराइज करके नीतीश कुमार ने, तो एक बड़ी उपलब्धि है। आधी आबादी के बीच में डिस्कोर्स नहीं है। मैं लोकसभा का एक वाक्य बताता हूँ। सीतामढ़ी में एक शिक्षक, उन्होंने अपना मत किसी और पार्टी को दिया, और उनकी पत्नी जो टीचर है उन्होंने अपना मत नीतीश कुमार को दिया, खुल करके बताया कि मुझे अपने पति से कोई लेना देना नहीं है, उनका क्या स्टैंड है वो जाने, मैं अपना वोट नीतीश कुमार को दिया। अब पति पत्नी जो शिक्षक हो, समझदार हो, वो भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं, तो कास्ट को नीतीश कुमार ने डाइल्यूट किया, और महिलाओं को लगा कि अगर हमारे हिस्से में रोशनी आई है उसके कारण नीतीश कुमार हैं। और अभी तो आपने देखा सोशल वेलफेयर स्कीम में कोई भेदभाव नहीं, अगर वो रसोईया हैं तो उनके मानदेय दुगुना कर दिए गए, आंगनबाड़ी सेविका आशा वर्कर हैं तो उनके मानदेय को तिगुने कर दिए गए। इवन ममता दीदी जो गांव में आज भी जिनको हम लोग कहते हैं डिलीवरी जो कराती हैं महिलाएं, ममता दीदी के मानदेय को भी पर डिलीवरी 300 से 600 कर दिया गया। तो लगा उनको कि नहीं, सरकार की नजर हमारे ऊपर है, और फिर वहां जातियां खत्म हो जाती है, फिर वो एक क्लास बन जाता संजय है। जी, जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि जब कभी भी बिहार का समाज शास्त्र लिखा जाएगा राजनीति के नजरिए से, तो बिहार का जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें नीतीश कुमार ने लॉन्ग रन स्ट्रैटेजी, जिसको दीर्घकालिक योजनाएं या बहुत दूरदृष्टि की बात कहते हैं किसी नेता के पास हो,
उस तरह के नेता के तौर पर नीतीश कुमार दिखाई पड़ेंगे। एक बच्ची जो 2005-6 में स्कूल में रही होगी, आज वो मुखिया होगी या फिर अपने आस-पास किसी बेहतर आय के स्रोत के साथ खड़ी होगी अपने पैरों पर, वो अपने पति से अलग हट करके अपनी राय ज़ाहिर कर रही है, वो ब्लॉक में या शहर के भीतर अपने अधिकार के साथ अपनी माँग लेकर के जा रही है, वो अब स्वतंत्र है। तो मर्दों के नियंत्रण से और घर के भीतर के शिकंजे से धीरे-धीरे उन्होंने महिलाओं को आज़ाद किया, वो जातियों से बाहर हैं, वो धर्म संप्रदाय से बाहर हैं, वो महिला हैं और महिलाओं के भीतर यह बोध है कि लंबे समय में अगर मेरी स्थिति में सुधार होता रहा और मुझे स्वतंत्र होने का भाव अपने भीतर महसूस हो रहा है, तो नीतीश कुमार कहीं न कहीं उसका कारण हैं। इसलिए संजय जो कह रहे हैं कि पति ने कहीं और वोट किया, पत्नी ने कहीं और वोट किया और यह कारण है कि 60% महिलाएँ जब वोट करती हैं, तो एक बड़ी आबादी महिलाओं की, वो नीतीश कुमार के हक में जाकर के वोट करती हैं। इसलिए नीतीश कुमार को पता है कि महिलाएँ अगर बूथ पर पहुँच गईं, तो फिर उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद उन्होंने अपना एक मत तैयार किया है। अपना वोट बैंक, अपने काम, अपनी योजनाओं और महिलाओं को पहुँचने वाले फ़ायदों के रास्ते तैयार किए हैं और वो रास्ता उनके लिए सुखद भी है और सुनिश्चित भी है। तो अब वो संजय जी वही कह रहे हैं कि बार-बार जब महिलाओं से इंटरैक्ट करते हैं, तो वो जो राय मिलती है, वो राय यह जो 20 साल का शासन रहा है, उसमें सवाल बहुत सारे हैं। संजय जी कह रहे हैं कि वो शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले पर आप लचर बिहार को पाते हैं, नीतीश कुमार इस मोर्चे पर आपको कमज़ोर दिखते हैं। और ज़ाहिर है बहुत कुछ किया जाना बाकी है, बिहार का पलायन बहुत बड़ा सवाल है। बिहार में अशिक्षा बड़ा सवाल है, हायर एजुकेशन है ही नहीं। एक बार मैं और संजय जी ज़िक्र कर रहे थे, ग्रेजुएट ये तो मैंने संजय जी से जाना तब मुझे भी हैरत हुई कि बिहार में 7% ही ग्रेजुएट्स बिल्कुल। अब 7% जिस राज्य में ग्रेजुएट्स हों और वो राज्य कहे कि हम यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अपना दबदबा बना के रखे हुए हैं। आप समझिए कि बिहार के बच्चों में हायर एजुकेशन यानी कि पोस्ट इंटरमीडिएट बेहतर व्यवस्था हो जाए पढ़ने-लिखने की, तो बिहार का दबदबा कैसा हो सकता है? यानी कि बिहार अकूत संभावनाओं के साथ भी अभी खड़ा है क्योंकि वो दौड़ पाने और अपने लिए अपनी ज़मीन को मजबूत देख पाने की हालत में नहीं है। नीतीश कुमार पर सवाल हैं। लेकिन नीतीश कुमार पर यह क्रेडिट भी लोग देते हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत बेहतर किया है। संजय जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है चूँकि नरेंद्र मोदी मैदान में हैं, नरेंद्र मोदी का अपना एक फैक्टर है। अ, नीतीश कुमार बेदाग चेहरा हैं और यही उनका जो बेदाग होना है, वो एनडीए की सबसे बड़ी ताकत है और नीतीश कुमार के 20 साल तक सत्ता में बने रहने का कारण भी। इस बार बिहार के चुनाव में जो मेजर फैक्टर्स हैं, जिनको इश्यूज कहते हैं, जिनके आधार पर वोट तय होंगे और नतीजा आएगा, वो क्या है? देखिए, वो जो क्षेत्र है पूर्णिया जहाँ प्रधानमंत्री जी कल जा रहे हैं, हुँ, वो कोसी और सीमांचल का वो एक तरह से हार्ट कहिए, वो हृदय है। हुँ, 63 विधानसभा की सीटें हैं उसमें, जिस जहाँ से वो लोगों को कनेक्ट करेंगे। हुँ, और 20 में भी एनडीए अगर मगध और शाहाबाद में कमजोर रही, वही इलाका था जहां से एनडीए जीत करके आई और इनकी सरकार बनी। हुँ, और इस बार के बजट में जिसको लेकर के जो एनडीए के विरोधी थे उन्होंने कहा भी, तंज भी कसा कि लग ही नहीं रहा है कि ये देश का बजट है, ये बिहार का बजट है। हुँ। पूर्णिया में चूंकि एयरपोर्ट बहुत पहले आपको याद होगा, जब हाँ, और लंबी माँग है। चाइना के साथ जब वार हुआ था भारत चाइना में, उस समय एक टेम्पोररी एयरपोर्ट बनाया गया था पूर्णिया में, हुँ, ताकि रसद पहुंचाई जा सके। हुँ, उसके बाद फिर तो वो पूर्णिया का एयरपोर्ट ऐसे ही था, हुँ, हुँ, चीजें छूट रही थी। हुँ, पूर्णिया का एयरपोर्ट शायद उस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि वो एक तरह का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होगा पूर्णिया, हुँ, हुँ, जहां से चीजें ट्रेड के माध्यम से बिहार को एक ऊंचाई देगा। हुँ, तो हुँ, मखाना बूट से लेकर के और इंडस्ट्रियलाइजेशन की कैसे संभावना हो, क्योंकि इथेनॉल प्लांट की भी जो नींव रखी गई थी उसके केंद्र वही थे। हुँ, वहीं से चाहे वो गन्ना हो या मक्का हो। मक्का हो, वो वही इलाका है जहां पर इथेनॉल के लिए सरप्लस मक्का, सरप्लस गन्ना था और इथेनॉल बना करके एमओयू साइन हुआ था भारत सरकार से। हुँ, नीतीश कुमार दो इश्यूज को एड्रेस करेंगे वहां। हुँ, एक इशू चूंकि सीमांचल है तो पसमानदा की बात वो करेंगे,
जो पसमानदा आज की तारीख में 73 से लेकर के 78% है, और ये डिस्कोर्स में है। वक्फ बोर्ड के बाद पसमानदा समाज के लोगों ने खुलकर के कहा कि वक्फ बोर्ड संशोधन से अगर किसी को फायदा हुआ तो पसमानदा का। हमारे हिस्से में भी अब उस जो जमीन वक्फ की गई है उसके जो लाभ हैं वो आएंगे। वर्चुअली वो वक्फ किया गया था वेलफेयर के लिए ही, लेकिन उस वेलफेयर के स्कीम पर कुछ लोगों की पकड़ थी। हम लोग तो किनारे हो जाते थे, वोट बैंक बन के रह जाते थे। पसमानदा समाज को वो साधेंगे। दूसरी, अगर वो डाइल्यूट हुए, जैसा कि यूपी में हम लोगों ने देखा था कि अगर पसमानदा समाज इनके साथ जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ जो मखाना बोर्ड की बात की गई, क्योंकि कहा जाता है ना कि मछली, मखाना, पान यही इलाका है, तो अगर मखाना बोर्ड के माध्यम से उन मखाना किसानों के हिस्से में रोशनी आई, और एक आजादी के बाद, क्योंकि आजादी के पहले सोन कैनाल हुआ था जिससे थोड़ा सिंचाई होती थी, उसके बहुत दिनों के बाद अभी कोसी कैनाल का प्रोविजन किया गया है ये बजट में। तो कोसी कैनाल के माध्यम से जो किसानों के खेतों तक पानी पहुंचेगा, 56 लाख हेक्टेयर बिहार की कृषि योग्य भूमि है, जिसमें सिंचित भूमि अभी भी 33 लाख हेक्टेयर ही है, मतलब आधा से थोड़ा ज्यादा सिंचित है। ऐसे ही है। शायद प्रधानमंत्री उनको एड्रेस करेंगे, जिस तरह से योजनाएं केंद्र की आ रही है, राज्य की जा रही है, कि अगर इस बार हमें आपने मौका दिया तो इससे ये जो मिथिलांचल है, सीमांचल है, ये हमारे केंद्र में होगा। और न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के माध्यम से रोजगार को हम एक आकार देंगे। इथेनॉल प्लांट तक ही चीजें नहीं रुके रहेगी, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से लेकर के, और हमने जब एयरपोर्ट और कनेक्टिविटी, रेल, रोड और ये एयरपोर्ट, जब स्कूलों में मैं इकोनॉमिक्स पढ़ता था तो वो चैप्टर हुआ करता था लाइफ लाइन। तो लाइफ लाइन के तो यही 3 है ना भाई, रेल, रोड और ये एयरपोर्ट। तो पूर्णिया को एक एयरपोर्ट ये बड़ी सौगात होगी। और दूसरी तरफ जो दरभंगा में एम्स की बात है उसकी चर्चा वो करेंगे। तो सीमांचल और कोसी, मिथिलांचल, इसके 63 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अपने तरीके से एड्रेस करेंगे। धन्यवाद भी ज्ञापित करेंगे कि शायद आपकी मदद, आपकी ताकत नहीं मिली होती तो हम इस बार सत्ता में नहीं होते। और वो इलाका अति पिछड़ा का भी इलाका है, डोमिनेटेड इलाका है, जो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री की ताकत और नीतीश कुमार की ताकत, अगर दोनों की ताकत पूर्णिया में दिखती है, हम समझते हैं कि इसका फायदा निश्चित रूप से एनडीए को मिलेगा, जिसको लेकर के इंडिया गठबंधन हमेशा सतर्क रहता है कि मगध और शाहाबाद में तो लेफ्ट की ताकत मिलती है तो हम थोड़ा अपना ले लेते हैं, अपरिज रहता है, हाँ, अपरिज रहता है, लेकिन वहां लेफ्ट तो है नहीं, लेफ्ट का कोई पेनिट्रेशन भी नहीं है। तो वहां पर नीतीश कुमार की योजनाओं को और केंद्र की योजनाओं और वेलफेयर स्कीम्स का ये सीधा सीधा लोगों के मन मस्तिष्क पर असर दिखता है। परिणाम में उनके हिस्से में वो सीटें चली जाती हैं जो सरकार बनाने के लिए एक बड़ी भूमिका अदा कर देता है। प्रधानमंत्री इसी को फोकस करके पूर्णिया के उस मैदान से सीमांचल का और कोसी का और मिथिलांचल के उस 63 सीटों को कनेक्ट करने की लोगों की कोशिश करेंगे। आज मैं और संजय जी, आपने कब देखा कि महिला वोटर जो आधी आबादी है, उनकी तादाद बिहार में बतौर वोटर ज्यादा रहती है मर्दों के मुकाबले में। और संजय जी जो कह रहे हैं बात, वो एक बड़ी वजह है कि पलायन मर्दों का बहुत अधिक रहा है बिहार से, इसलिए उनकी तादाद बतौर वोटर कम दिखती है। और महिलाएं जितना अधिक होंगी संख्या में बूथ पर, वो एनडीए की सरकार को सुनिश्चित करती चली जाएंगी, एक बड़ा सच है। इसके अलावा जाति एक बड़ा समीकरण है, जाति के आधार पर टिकट दिए जाते हैं, जाति के आधार पर जीत और हार तय की जाती है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जिन इलाकों में जिन जातियों का दबदबा है, उन जातियों के लोगों को ढूंढा जाता है टिकट देने के लिए। सीमांचल जहां प्रधानमंत्री हैं उसका अपना एक समीकरण है, और वहां चूंकि मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है, तो ओवैसी और दूसरे गठबंधन अगर मैदान में उतरते हैं तो एनडीए के लिए वो रास्ता और आसान हो जाता है। लेकिन जैसा संजय जी कह रहे हैं, और मेरी अपनी भी राय है, कि नीतीश कुमार की सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए और केंद्र की योजनाओं के माध्यम से बिहार में उद्योगों के विकास की जो संभावनाएं बनी हैं,
और लोगों के बिहार वापस लौट करके रोजी रोटी कमाने, अपने परिवार के साथ रहने की गुंजाइश दिख रही है, वह भी एनडीए के हक में लोगों को जाकर के वोट करने के लिए कहीं न कहीं प्रेरित करेगा। तो आज इतना ही है, लेकिन कल किसी एक बड़े और बुनियादी सवाल पर हम दोनों फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।